एक समय की बात है। बिरजू नाम का युवक मलखानपुर गांव में रहा करता था। वो एक बहुत ही नामचीन घर का था। वो स्वभाव से एकदम बिन पेंदी का लोटा था, पर गांव में अब तक ये बात नहीं पता चली थी, क्योंकि उसके घर वालों ने ये बात अपना नाम बचाने के लिए छुपा कर रखी थी। पर अब बिरजू बड़ा हो गया था और घर से बाहर पढ़ने स्कूल जाने लगा था। आज स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ एक बेंच पर बैठा था। यार बिरजू, तू तो बहुत ही बड़े घर से आता है, इसलिए गुरुजी भी तुझे कुछ नहीं कहते और हमें हमेशा डांटते रहते हैं। मेरे लिए भी कुछ करो ना, ताकि मुझे भी गुरुजी डांटा ना करें। हाँ, ये मेरे पिताजी का ही स्कूल है, इसीलिए मैं कुछ भी करूं बच जाता हूँ। तुम सब चिंता मत करो, जो कुछ होगा मैं संभाल लूंगा। सच? तो मैं जितनी चाहे उतनी मस्ती कर सकता हूँ? हाँ सच। अब दिल खोल के मस्ती होगी। बिरजू की बात सुन दोनों खूब मस्तियां करने लगे और इसी मस्ती में बिरजू से एक खिड़की टूट गई। रिंकू वहां से भागने लगा और आवाज सुनकर एक गुरुजी वहां आ गए। बिरजू आलस के मारे वहां से भाग नहीं पाया। गुरुजी ने रिंकू को भागते देखा और बिरजू से पूछा, क्यों बिरजू, ये तुमने किया है? वो गुरुजी बिरजू डर गया था, पर उसे अचानक कुछ सूझा और उसने कहा, गुरुजी, आपने रिंकू को अभी भागते देखा? हाँ, उसी ने तोड़ा है गुरुजी। क्या? आने दो, कल बताता हूँ उसे। बिरजू ने रिंकू से अभी वादा किया था कि वो उसे बचाएगा। उसने वादा तोड़ने में एक पल न लगाया और वहां से भाग निकला। सच में बिन पैंदे का लोटा था बिरजू। कुछ दिन बीते और बिरजू स्कूल से अपनी साइकिल पर घर लौट रहा था। तभी उसे रिंकू दिखा। उसने अपनी साइकिल रोकी और उससे कहा, अरे रिंकू, इतने दिनों से दिखे नहीं, कहाँ थे? अरे वो जो कांच टूटा था ना, उसी कारण नहीं आया। गुरुजी ने घर पर बता दिया और कुछ दिन के लिए आने से मना कर दिया। अच्छा, बड़े दुख की बात है, पर तुम्हारा नाम लिया किसने? पता नहीं। अच्छा आओ, आम के पेड़ के पास खेलते हैं। हाँ चलो। दोनों आम के पेड़ की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। रिंकू, इन्होंने तुम्हें आने से मना कर दिया था ना? हाँ, आओ बदला लेते हैं, सारा जिम्मा मेरा। पर हम करने क्या चाह रहे हैं? बताता हूँ, पहले इन्हें हिलाकर देखो, ये गहरी नींद नहीं है ना? बिरजू उन्हें हिला डुलाकर देखता है, पर वो उठते नहीं। अब आएगा मजा। बिरजू अपने बस्ते से एक कलम निकालता है और उनकी आंखों पे गोल आकार बना देता है और कलम रिंकू को दे देता है। लो, अब तुम्हारी बारी। पर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। रिंकू गुरुजी की मूंछें बनाने लगता है। तभी गुरुजी उठते हैं और देखते हैं कि रिंकू के हाथ में कलम है। मूर्ख बच्चे, ये क्या कर रहा है? सजा से जी नहीं भरा जो अब मुझ पर कलम चलाता है? रुक, अभी बताता हूँ। हाँ गुरुजी, मैंने तो इसे मना भी किया था। पर बिरजू, माफ कर दीजिए गुरुजी, बिरजू भी शामिल था। चल तेरे माता पिता के पास। तभी गुरुजी रिंकू का कान पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं और बिरजू फिर किसी और दूसरे को फंसाकर खुद बच जाता है। पल भर नहीं हुआ और जिम्मेदारी लेने की बात करके कोई जिम्मेदारी नहीं ली बिरजू ने। सच्ची वो बिन पैंदे का लोटा है। अब ये बात जमींदार को पता चल गई थी और जमींदार आज इसी कारण बिरजू को कमरे में बिठाकर एक वैद्य को बुला लाए थे। वैद्य जी, इसकी बुद्धि का कुछ कर सकते हैं?
कोई मंत्र या कुछ, पर आखिर इसे हुआ क्या है? वैद्य जी क्या ही बताऊं, इसने नाक कटा दी है मेरी पूरे गांव में। बस अपने मन की करता है, जहां अपना फायदा देखता है वहीं लुढ़क जाता है और दूसरों को फंसा देता है, बिन पेंदी के लोटे की तरह। हाँ, बस सही समझ रहे हैं आप। कुछ करिए, वरना किसी दिन ये मुझे ना फंसा दे। आप चिंता ना करें, अभी एक जड़ी बूटी देता हूं, ये ठीक हो जाएगा। बस रोज समय पर खिला दीजिएगा, मैं रोज इसे देखने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। जमींदार जड़ी बूटी लेता है और वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन हो चुके थे और बिरजू के स्वभाव में बदलाव आने लगा था। जमींदार खुश था कि अब कोई शिकायत नहीं आ रही थी। तभी एक दिन वैद्य जी आए। अरे बेटा बिरजू, सब ठीक तो है ना? हाँ वैद्य जी, सब ठीक है, बस थोड़ा ऊब सा गया हूं। अच्छा, चलो तब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घुमा लाता हूं बिरजू, कुछ मन बहल उठेगा तुम्हारा। अच्छा, वैसे चलना कहाँ होगा? बस पास ही के गांव में जाना है। ठीक है चलिए, पर मैं गांव में नहीं जाऊंगा, वरना आपका काम देखकर ऊबन और बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम खेतों के पास टहल लेना, तब तक मैं एक इलाज करके लौट आऊंगा। अब चलो। दोनों गांव की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वैद्य जी बिरजू से कहते हैं, बेटा बिरजू, अब तो तुम्हें दूसरों को परेशानी में डालने का मन नहीं करता ना? नहीं वैद्य जी, पर मैं ये नहीं समझ पाता कि सब मुझे बिन पेंदी का लोटा क्यों कहते हैं। जो इंसान मौका देख अपने स्वार्थ से कहीं भी लुढ़क जाए, उसे बिन पेंदी का लोटा कहा जाता है। अच्छा, तो ये बात है, पर मैं क्या करूं इसमें? मैं डर जाता था और फिर ऐसी हरकतें कर देता था। हाँ, पर अब तो तुम ठीक हो गए हो, मैंने उपचार जो कर दिया है तुम्हारा। दोनों खेत के मोड़ पर पहुंचते हैं। बस तुम यही मोड़ पर खेलो, मैं कुछ देर में आता हूं बेटा। अब जैसा आप कहें। ये कहकर वैद्य वहां से चले जाते हैं और बिरजू सूखे धान से भरे खेतों को देखता है। तभी उसे वहां एक माचिस पड़ी मिलती है। अरे ये माचिस, लाओ इससे कुछ जलाया जाए। तभी बिरजू पास पड़े एक कागज को जलाता है और उसे जलते देखता है। कुछ देर माचिस से खेलकर बिरजू खेतों में खेलने लगता है। खेत को देखकर बिरजू कुछ सोचता है। एक माचिस की तीली और बची है, एक धान के डंठल जलाकर देखता हूँ कि बस एक तीली से जलती है या नहीं। बिरजू धान की डंठल जलाता है और खुश हो जाता है कि वो जल गई। तभी अचानक हवा चलती है और आग फैलने लगती है। अरे भागो भाई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिरजू मोड़ पर माचिस फेंककर काफी दूर भाग निकलता है और दूर से देखता है कि आग फैलने लगी है। आग देखकर वैद्य जी दौड़ते हुए आए और माचिस लेकर खड़े हो गए। देखते ही देखते गांव के कुछ लोग और जमा हो गए और वैद्य जी से सवाल जवाब करने लगे। तभी बिरजू भी पीछे से वहां चला आया। अरे क्या बात है काका? अरे बेटा, इस खेत में आग लग गई और ये वैद्य जी यहाँ अकेले खड़े हैं माचिस लेकर। अरे मैंने कहा ना कि ये माचिस यहीं पड़ी थी और मैंने तो इसे बस जांचने के लिए उठाया। ये आग किसी और ने लगाई है। बिरजू तुम ही बताओ इन्हें,
कि मैं तुम्हारे साथ आया था। मैं क्या बताऊं वैद्य जी, मैं तो बस अभी अभी घर से आ रहा हूं और देखा कि यहाँ भीड़ लगी है। अरे बच्चे का नाम लेते हो, वो तो अभी अभी आया है, चलो हमारे साथ तुम। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बिरजू, तुझ पे कोई दवाई काम नहीं कर सकती। सब वैद्य को लेकर चले गए और बिरजू ने कहा, सची है, मैं बिन पेंदी का लौटाई हूँ। बिरजू हंसते हंसते अपनी जीभ बाहर निकालता है और बिन पेंदी के लोटे की तरह फिर कहीं आगे लुढ़कने की तैयारी करता है। जमींदार बहुत त्रस्त हो गए थे। बिरजू का इलाज कैसे करवाएं उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशान होकर खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं ये मेरा बेटा कब समझेगा। बेचारे वैद्य जी अब किसी का इलाज ही नहीं कर रहे इस बिरजू की वजह से। लगता है कि इसे इसकी ही दवाई का स्वाद चखाना होगा, तभी ये समझ पाएगा। आज जमींदार बिरजू को लाने गए थे साइकिल पर। बिरजू स्कूल से बाहर आया और अपने पिता के साथ बैठकर निकल पड़ा। रास्ते में जमींदार को एक छत्ता देखकर तरकीब सूझी। उन्होंने पेड़ के पास साइकिल रोकी और बिरजू से कहा, बेटा बिरजू, शहद खाने का मन हो रहा है। हाँ पिताजी, खिलाइए खिलाइए। वो छत्ता देख रहे हो, उस पर पत्थर मारो और फिर साइकिल पर बैठ जाना। ऐसे मधुमक्खियों को दौड़ाकर हम पीछे छोड़ देंगे और तुम्हें शहद खिला दूंगा मैं। सच? अभी मारता हूं पत्थर। तभी बिरजू जोर से छत्ते पर एक पत्थर मारता है और जमींदार बिना बिरजू को बिठाए ही साइकिल लेकर भाग निकलता है। बिरजू भी पीछे पीछे भागता है। अरे पिताजी बचाइए, ये मुझे काट खाएंगी। बचाइए पिताजी, बचाइए, बचाइए। अब समझा खुद को बचाने के लिए दूसरों को मुसीबत में डालना कैसा लगता है। बिठा लीजिए पिताजी, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। बस एक बार माफ कर दीजिए। सच में? हाँ, माफ कर दीजिए पिताजी। जमींदार साइकिल रोकता है और बिरजू तेजी में लपक कर बैठ जाता है और दोनों भाग निकलते हैं। अब समझा बेटा, बिन पेंदे का लोटा कहीं भी लुढ़कता है, लेकिन इंसान को अपनी बात पर बने रहना चाहिए और जिम्मेदारियां लेनी चाहिए और एक स्थान पर बने रहना चाहिए, समझे? हाँ पिताजी, क्षमा करिएगा, अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। अब जब बिरजू ने अपनी दवाई चखी तो उसे अपने किए का एहसास हुआ। बिरजू ने अपने किए पर गौर किया और आगे उसमें सुधार लाया।